everyone, my name is Suren Kumar and welcome to the e-learning class. MPPSC मुख्य परीक्षा के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीएस पेपर थर्ड के यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स या मैथ्स वाले सेक्शन को या सामान्य गणित वाले सेक्शन को आपका रखा गया है यूनिट नंबर 5 में। ठीक, इस वीडियो का उद्देश्य हमारा ये देखना है कि 2014 से लेकर 19 तक के जो प्रश्न हैं उनकी प्रकृति किस तरीके की है या किस तरह से सवाल यहाँ पर बने हैं या किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं 2014 से लेकर 19 तक। उन सभी क्वेश्चंस का हम विश्लेषण करेंगे। इसके लिए आपको 2 लेक्चर मिल रहे होंगे, जिसमें हम 14 से 19 तक आए हुए सारे सवालों का डिस्कशन 2 लेक्चर के माध्यम से करेंगे। देन फिर उसके बाद हम क्लासेस की चर्चा करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और यूट्यूब पर आपको कौन से टॉपिक्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है, या कौन कौन से टॉपिक्स हम यूट्यूब पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, डेली 9 AM पर या मॉर्निंग में 9 AM पर एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हिस्ट्री का डेली मिल रहा है। इसमें लगभग हम अपने 2 टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें। ठीक है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे, जो हिंदी माध्यम में आपको बेहतर तरीके से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हम सभी टॉपिक्स को 2020 का जो नया सिलेबस है उसके आधार पर हम सब टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको यूनिट 1 यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, आज का हमारा जो लेक्चर है वो मैथ्स के ऊपर या इस खंड के ऊपर बेस्ड है, यूनिट नंबर 5 के ऊपर। अगर आप लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, जहाँ पर आपको नोट्स और मटेरियल MPPSC का मिल रहा होगा PDF फॉर्म में। ठीक है, साथ ही साथ आप फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहाँ से आपको सारे पोस्ट के माध्यम से आपको पहले ही चीज़ें बता दी जाती है कि हम अपकमिंग कौन से लेक्चर्स करने वाले हैं, या जो भी पोस्ट हैं उनके माध्यम से आपको नोट्स की लिंक या जो भी मटेरियल है वो आपको यहाँ पर भी अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि भाई आप इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर आपके लिए होगा। क्यों होगा, मैं उसका रीज़न आपको बता दे रहा हूँ कि MPPSC में आपको पता है कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड या काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ठीक, और हमें उन पॉइंट्स पर या उन टॉपिक्स पर पहले चर्चा करनी चाहिए, पहले तैयार करना चाहिए, जहाँ से नंबर हम सारे गेन कर सकते हैं और कम तैयारी के साथ हम ज़्यादा नंबर वहाँ से अपने निकाल सकते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं कि भाई हिस्ट्री का आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, तो उसमें आप 1 महीने या 2 महीने में सारी तैयारी करते हो, तब जाकर आपको कहीं फिर एक यूनिट में 30 नंबर की आपकी तैयारी हो पा रही है। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप 10-15 दिन में ही अगर पूरा तैयार कर लो तो आपके 30 नंबर बन रहे होंगे। तो 2 महीने में जो हम तैयार करके जितने नंबर हम ला रहे हैं उतने नंबर हम 10 दिन में या 5 दिन में ला सकते हैं। ठीक, तो उन यूनिट्स पर हम पहले चर्चा करें या उन पर बात करें, ये आपका उद्देश्य पढ़ने के लिए होना चाहिए। देखो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि हिस्ट्री सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग आपका पेपर है और हिस्ट्री को आप बिल्कुल पढ़ो, ठीक है, पर पहले आप क्या करो, अपनी तैयारी में उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक्स को शामिल करो या उन यूनिट्स को शामिल करो जहाँ से कम तैयारी में आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो, या जहाँ पर नंबर की सियोरिटी क्या हो, ज़्यादा हो। अब इतिहास में कोई क्वेश्चन आप 5 नंबर में अगर लिख रहे हो तो भाई 3 या 4 नंबर आपको मिल रहे होंगे, पूरे 5 नंबर नहीं मिलेंगे। पर आप कंप्यूटर या मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर आपने ठीक ठाक लिखा है, सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं या बताई हैं, तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक, तो इस अप्रोच के साथ हमें चलना पड़ेगा। ठीक, और इनमें समय भी कम लग रहा होगा। यूनिट्स में काफ़ी लिमिटेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें नहीं हैं। जैसे आप इतिहास में ही बात कर लें या पॉलिटी में ही बात कर लें कि यूनिट नंबर 1 में जो सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी। तो तैयार तो हमें करना ही है, सारे पेपर तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले क्या करें या हम कहाँ से शुरुआत करें, एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में या स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हमें 6 महीने तक तो या 2 महीने तक तो समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें। तो उनके लिए ये सजेशन है कि आप सरल से स्टार्ट करो या ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करो कि जो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत कम टाइम में तैयार हो सकती हैं और बहुत सॉलिड आपको वहाँ से नंबर मिल सकते हैं। ठीक, अब तो पैटर्न, नया जो पैटर्न है उस पैटर्न में क्या है भाई, चीज़ें यूनिट में डिवाइड हैं, तो आप किस चीज़ को पढ़ें किसको छोड़ें आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई अगर हम इस चीज़ को छोड़ रहे हैं तो हमारे 30 नंबर का नुकसान हो जाएगा, ये चीज़ टफ भी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, तो हम इसको छोड़कर जो चीज़ें ईजी हैं उनको हम और अच्छा कर लेते हैं और बेहतर कर लेते हैं, तो हम वहाँ से नंबर ला कर इसको बैलेंस कर लेंगे। तो आप ये अप्रोच वहाँ पर लगा सकते हो। ठीक, आइए हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 5। ठीक है,
अब देखो एक बात आपको सिंपल सी पता है, वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको सारा सिलेबस एमपीपीएससी का जो स्कीम है वो सारा समझा चुका था, तो ये लेक्चर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप इनको पहले देखें, ठीक है। तो उसमें आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है और मैंने वहाँ पर कुछ वीडियो 6 या 7 वीडियो बनाए हैं जिन पर 2019 और 2020 के सिलेबस में कंपैरिजन करवाया है कि भाई दोनों इसका सिलेबस क्या है, 19 का और 20 का सिलेबस क्या है, दोनों में हमने कंपैरिजन किया है कि भाई पहले सिलेबस क्या था, अब सिलेबस क्या है, तो आप इनको जरूर देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल पता है कि भाई जो नया पैटर्न है 2020 का उसमें 10 यूनिट है, ठीक है, पेपर नंबर 3 के अंदर, और हर पेपर में 10 यूनिट है, ठीक है। पर वो उसमें सेक्शन है सामने, अगर आप देखोगे तो पेपर नंबर जीएस का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में 2 खंड बनाए गए, जिसमें पहले खंड में इतिहास को रखा है, दूसरे खंड में भूगोल को है, फिर एक में पॉलिटी को रखा है, दूसरे में इकोनॉमिक्स को रखा है। तो पेपर 3 जो है इसमें पहले अगर हम बात करें 19 में, तो आपको पता है कि भाई 19 में पहला जो खंड था वो आपका साइंस का, मैथ्स का और इन सारी चीज़ों का था, कंप्यूटर का, ठीक है ना। 5 खंड उसमें उसमें भी बने थे, 1 2 3 करके, है ना, इस तरीके से आपके 5 खंड उसमें भी बने हुए थे, ठीक है। तो 5 सेक्शन बने हुए थे, तो खंड 1 जो है या खंड आ जो है उसमें 150 नंबर में आपका ये मैथ्स वाला सेक्शन जो है उसके अंदर आता था, या साइंस वगैरह और ये सारा कुछ आपका हेल्थ है और ये सब उसमें आता था, ठीक। साथ ही साथ आप देखो कि खंड जो बा था या खंड बी जो था या पार्ट बी जो था उसमें आपका फिर इकोनॉमिक्स रखा गया था, जो अब आपके पेपर नंबर सेकंड में। तो ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है आपको कि भाई पेपर नंबर 3 में 10 यूनिट्स होंगी, हर यूनिट 30 नंबर की होगी, इस तरह से आपके 300 नंबर बन रहे होंगे। यूनिट के अंदर क्या सिस्टम है तो उसको भी आपको पता है कि भाई 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर वाले होंगे, 11 वाले होंगे, ये आपसे 3 पूछे जा रहे होंगे, ये आपसे 2 पूछे जा रहे होंगे, ये 1 पूछा जा रहा होगा। सिंपल सी बात आपको ये पता है। तो हम यूनिट नंबर 5 की बात करने वाले हैं, बाकी यूनिट्स को आप सिलेबस में जाकर देख सकते हैं, मैंने उसके लिए वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक। तो बात आती है कि भाई पेपर का नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यूनिट नंबर 5 की हम चर्चा कर रहे हैं, और अभी आपको ये डिस्कस कराया जा चुका है कि भाई 3 क्वेश्चन 3 नंबर वाले होंगे, 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे, 11 नंबर वाला 1 सवाल होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो उद्देश्य हमारा है वो उद्देश्य ये है कि भाई हम सबसे पहले तो सिलेबस को जानें, दूसरा हम क्या करें कि हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस कर लें कि कहाँ से कितने सवाल बने हैं और किस नेचर के सवाल, किस प्रकृति के सवाल हमसे पूछे गए हैं, और आगे क्या उससे हम उम्मीद लगा सकते हैं, और आगे हम कहाँ तक तैयारी कितनी बेहतर अपनी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखो, एमपीपीएससी की तैयारी में या एग्ज़ाम को क्रैक करने में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो उन चीज़ों में सबसे, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें अगर आपकी तैयारी में हैं वो चीज़ें क्या हैं, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका सिलेबस है, और दूसरे आपके क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। क्यों है, इस चीज़ को थोड़ा समझें, इसको मैं पहले डिस्कस करा चुका हूँ। सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको भटकने से बचना है या अलग अलग किताबों, अलग अलग कोचिंग या अलग अलग वीडियोज़ को देखने से बचना है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को रट डालें। सिलेबस जब आपके दिमाग में होगा या सिलेबस के सारे पॉइंट्स आपको रटे होंगे कि भाई किस सेक्शन में किस पॉइंट के अंदर क्या आना है, तो आप अलग अलग किताबें, अलग अलग नोट्स, इन चीज़ों के भटकने से बच जाओगे कि हम यहाँ से पढ़ें कि यहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि क्या सिलेबस के सारे पॉइंट्स को रट लेने से या सारे पॉइंट्स को याद कर लेने से सिलेक्शन हो जाएगा या हम चीज़ों को सही कर पाएंगे, तो नहीं। तो दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई पेपर सारे रटे होने चाहिए कि कौन सा सवाल कब किस ईयर में आया है, क्या ये 14 में आया है, क्या ये 15 में आया है, क्या ये 16 में आया है, ये पता होना चाहिए। तो जब दोनों ही चीज़ें आपको पता होंगी तो कहीं ना कहीं आपकी 50% तैयारी तो यहीं से हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, भटकने से आप बच जाओगे, आपका समय नष्ट नहीं होगा, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारा क्लियर इससे ही हो जाएगा, आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले 2 काम करने हैं, और तीसरा काम क्या है, तीसरा काम तैयारी करना है और आंसर राइटिंग करना है, बस। तो ये 4 स्टेप में आपकी तैयारी कंप्लीट हो रही होगी। 2 स्टेप आपके हो गए सिलेबस और पेपर, तीसरा स्टेप आपका हो गया कंप्लीट तैयारी करना, सारे टॉपिक्स को कवर करना जितना मेंशन है, और चौथा आपका आंसर राइटिंग है और उसकी प्रैक्टिस करना और इसको चेक करना और सारी चीज़ें करना, ठीक। ये अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन इन 4 स्टेप पर ही डिपेंड है। मैंने पहले भी लेक्चर्स में बात करी है कि 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और इन पर आपको काम करना है, ठीक। आंसर आप खुद चेक कर रहे हो या किसी एक्सपर्ट से आप चेक करा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप चीज़ों को इसी तरीके से करें तो आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो सिलेबस की कि भाई 2014 से लेकर 19 तक का जो सिलेबस था, ठीक है, उसमें जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो कहाँ रखा गया था, तो पॉइंट नंबर 2 पर रखा गया था। पॉइंट नंबर 1 में आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, ठीक है, और बायोलॉजी था, इस सेक्शन को रखा गया था। पॉइंट नंबर 2 में आपका क्या रखा गया था, तो तर्क एवं आंकड़ों की व्याख्या करके एक पॉइंट वहाँ रखा गया था, और इसमें 5 पॉइंट आपके लगभग दिए गए थे, 2.1 2.2 इस तरीके से डिवाइड था पहले सिलेबस, मैंने इसको बताया हुआ है 19 वाले को, ठीक है। तो पहला पॉइंट था आधार संख्याएं और सांख्यिकी, अंक और उनके संबंध, संभाविता, ठीक, मतलब प्रोबेबिलिटी वगैरह, ठीक।
सेकंड में रखा गया था आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या, पाई चार्ट है, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकिकी और पर्याप्तता मतलब सफिशिएंसी। ठीक। 2.3 में बताया गया था अनुपात, समानुपात, इकाई विधि। ठीक है, मतलब यूनिट मेथड आप कह सकते हैं, इकाई विधि। ठीक है, लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट मतलब डिस्काउंट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक। आगे आपका 2.4 में क्षेत्र मिति या क्षेत्र विधि आप जिसको कहेंगे, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक। 2.5 तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान मतलब रीजनिंग टाइप की चीज़ें है ना। तो ये आपका सिलेबस था। तो क्या इस सिलेबस में कहीं आपको लिखा है कि टाइम एंड वर्क का हम क्वेश्चन पूछेंगे या समय कार्य का सवाल आएगा? आया हुआ है भाई, 2014 में 15 नंबर का सवाल आया है, 2015 में भी आया और आगे भी आया है। तो यही कहने का मतलब है कि आपके दो स्टेप भाई, एक तो सिलेबस, दूसरा पेपर। इनमें से एक स्टेप भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका काम नहीं बनेगा। क्या आप सिलेबस अकेला याद कर लो तो काम बन जाएगा? नहीं भाई, पेपर भी याद करने पड़ेंगे। रटने से ही काम बनेगा। आप दीवार पे चिपका लो भाई, भूल जाओगे या ध्यान नहीं देंगे या हम अपनी तैयारी में लगे रहेंगे, उन चीज़ों को नहीं देखें। तो भैया इनको सबसे पहले आपको रटना है। ठीक है। ठीक। तो सबसे पहला आपका टारगेट 5-7 दिन का या 10 दिन का यही होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हम सारे सिलेबस को रटें, 5 पेपर के या 6 पेपर के सिलेबस को रटें, और इनमें जो सवाल अब तक आए हैं उनको बैठ कर हम रटें कि भाई इससे ये आया, इससे आया, ये दिमाग में छपा होना चाहिए। ठीक। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ोगे, कोई लेक्चर देखोगे, कोई किताब पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में दो चीज़ें बिल्कुल चल रही होंगी। पहली चीज़, हाँ ये पॉइंट सिलेबस में है, पढ़ना चाहिए। दूसरा, इस सिलेबस से ये 4 क्वेश्चन आए हैं, 14 में, 19 में, 20 में या जब भी पूछे गए हों। तो इससे क्या होगा, अब आपकी तैयारी बहुत सॉलिड हो रही होगी, भटकने से आप बच जाओगे, आपका रास्ता क्लियर होगा, किस चीज़ को नहीं पढ़ना, किस चीज़ को पढ़ना है। ना आपको किसी से पूछना और ना इसमें कन्फ्यूज़ होना, क्योंकि लोगों के 1-1 साल निकल जाते हैं इसी कन्फ्यूजन में कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कहाँ से शुरू करें। तो इससे बेहतर है कि हम 1 हफ्ता लगाएं और 2 काम अपने कर लें। इसके बाद हम लेक्चर देखें या किताबें पढ़ें या जो आपका सोर्स हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप जहाँ से पढ़ना चाहें पढ़ें। ठीक है, सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, लेकिन करें आप ये वाला काम। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप भटकने से बच जाएंगे। वो जो समस्या जनरली आती है जिस पर सारे लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, हमें तो 6 महीने से हो गए तैयारी करते, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट किया जाए। मेंस भी निकल जाता है, मेंस भी दे आते हैं 2 बार, पर हमें ये क्लियर ही नहीं होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो ये वाली बात से बचने के लिए आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक। तो भाई जो सिलेबस है वो सिलेबस में ठीक है, आयोग ने पॉइंट दिए हैं, पर कई बार क्या होता है कि इस पॉइंट में अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है और सवाल बन गया तो इसका मतलब क्या है कि हम जागरूक नहीं थे, हमने क्वेश्चंस पर नहीं देखा या क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया कि भाई पहले इस पर सवाल पूछा तो फिर आ गया, या ये क्यों आ रहा है। तो जब आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप CGL लेवल पर तैयारी करो या पूरा अर्थमेटिक पढ़ लो, पूरा एडवांस पढ़ लो, नहीं भाई। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी बात क्या कही गई है, जो पॉइंट है उन पॉइंट्स को तो आप पढ़ो, पर जहाँ से सवाल आ रहे हैं कंटिन्यू तो उन चीज़ों को भी देख लो, या इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, इनसे कनेक्टेड जो चीज़ें हैं उनको भी आप देख लो। ठीक। अब आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, SICI पढ़ रहे हो, तो आपका दायित्व ये बनता है, कर्तव्य ये बनता है कि हम एवरेज को भी थोड़ा सा देख लें, रेशो पढ़ रहे हैं तो हम एज को भी देख लें। ठीक है, टाइम एंड वर्क को भी हम देख लें, कुछ 1-2 चैप्टर और हैं तो इनको भी हम थोड़ा सा देख लें कि भाई अगर यहाँ से सवाल बनते हैं तो हमसे बन जाएंगे। ठीक, ये बात समझनी है। ठीक। क्षेत्र मिति आप पढ़ रहे हो तो आप 2D 3D दोनों के सवाल देख लें, किस तरीके के नीचे किस तरह के सवाल बन रहे हैं, तो उससे लेवल हमें आगे अपना नहीं बढ़ाना है, हमें उसके आसपास ही रहना है। ठीक, CGL लेवल पर नहीं जाना। ठीक है, SSC लेवल पर नहीं जाना। ठीक है, रेलवे लेवल पर नहीं जाना, हमें MPPSC लेवल पर रहना है कि MPPSC जिस तरह के सवाल पूछ रहा है हम उसके आसपास अपना काम करेंगे। ठीक। अब यहाँ बात आती है कि भाई सिलेबस में कोई चेंज है क्या? तो देखो चेंज कुछ नहीं है, लगभग चीज़ें वही हैं, बस अब क्या है सिलेबस को थोड़ा सा और शॉर्ट हमें देख रहा है कि भाई थोड़ा शॉर्ट कर दिया है ना। जैसे DI में है तो चार्ट है, ग्राफ है, ये सब हटा दिया है ना, ये सब मतलब दिया नहीं है आपको, यहाँ पर मेंशन नहीं किया, पर सवाल तो बन रहे होंगे ना। चीज़ें तो वही हैं, सांख्यिकी पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है, आधार संख्याएं मतलब चीज़ें वही हैं, इकाई आपका देखोगे इकाई अंक वगैरह है ये। ठीक है, विधि है, इकाई विधि जिसको हम कह रहे हैं, लाभ हानि है, परसेंट है, ये जो सामान्य सी चीज़ें हैं ना, इसको सामान्य गलत क्यों कह रहे हैं कि जो सामान्य सी चीज़ें हैं ना, तो वो लगभग आप 10th लेवल तक ये सारी चीज़ें तो पढ़ते ही हैं, इन सवालों को या इन चीज़ों को आप पढ़ते हो, क्षेत्र मिति पढ़ते हो, तो उसी के आसपास आपको चलना है। बहुत एडवांस यहाँ बात नहीं करी जा रही कि आप CGL लेवल पर जा रहे हैं या बहुत एडवांस मैथ्स में आपको चीज़ें पूछी जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है ना। सामान्य सी बात है और वही मेथड यूज़ करना है जो स्कूल के बच्चे यूज़ करते थे, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, हमें वही मेथड लेकर चलना है। कोई ट्रिक वाला मेथड हमें यहाँ अप्लाई नहीं करना है कि हम कॉपी में अगर 11 नंबर का कोई सवाल आ रहा है तो हम उसमें एक ट्रिक लगा के उसको 1 सेकंड में करके आ गए या 2 मिनट में हम उसको सॉल्व करके आ गए, एक सीधा आंसर लिखा कि भाई ऐसे आंसर आ गया, हो गया। नंबर नहीं मिलेंगे आपको 11। ठीक है, आपको मेथड बतानी पड़ेगी सॉल्व करके। ठीक है, और उसको बाकायदा सॉल्व करना पड़ेगा 1 या 2 पेज में। जब आप 11 नंबर के लिए सवाल को कर रहे हैं तो उसमें सारे स्टेप्स बताने पड़ेंगे, भाई स्टेप में ये किया है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ फॉर्मूला लगाया है। तो इस तरीके से मैथ्स को आपको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो आपको मैथ्स उसी अप्रोच के साथ यहाँ पर लेकर चलना है। काफ़ी
कम समय में आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सॉलिड ये चीज़ें होंगी जहाँ से आप सारे नंबर निकाल सकते हैं 30 के 30, ठीक। तो इस बात को समझना है। तो सिलेबस पे बात कर लेते हैं। इकाई 5 का सिलेबस क्या है, तो संख्याएं व उसके प्रकार, मतलब लगभग चीज़ें सेम है। इकाई मापन की विधियां हैं, समीकरण है, गुणनखंड है, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, अनुपात समानुपात। और औसत हम और पढ़ लेते हैं, ठीक है, और समय और कार्य और पढ़ लेते हैं। तो 2-3 चैप्टर और पढ़ लो, ठीक है। जब सवाल आ ही रहे हैं यहाँ से या आने वाले हैं तो हम इनको और तैयार कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें आनी चाहिए। क्योंकि जो सामान्य से चैप्टर आपके अर्थमेटिक में बनते हैं लगभग 10-12 चैप्टर, ये सारे आने चाहिए, ठीक है। तो हम इनको पढ़ेंगे। सांख्यिकी या स्टैटिक्स में बात आप करोगे तो स्टैटिक्स में आपको सांख्यिकी पढ़नी है। मतलब इसमें आप देखोगे तो प्रायिकता है आपका, ठीक है ना। इसी में इसके अंतर्गत दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है, ठीक है। पहले हालांकि ये मैं इसमें मेंशन नहीं किया था, पर देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि इंटरकनेक्टेड अप्रोच यहाँ पर लेकर चल रहा है कि भाई अगर कोई चीज़ दी है, ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि ये सिलेबस बताना चाह रहा है, ठीक। तो आपको समझ से यहाँ पर करना है। ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट है केवल हम उनको छुएंगे या उनको करेंगे, उनके अलावा हम कुछ और नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपका काम नहीं बनने वाला, ठीक। एवं विचरणशीलता की माप और प्रादर्श के प्रकार, जिसको हम सैम्पलिंग कहेंगे, ठीक। सेम ही यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है कि नंबर एंड इट्स टाइप, ठीक है। मेथड ऑफ यूनिट मेजरमेंट, इक्वेशन एंड फैक्टर्स, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति, मीन मीडियन मोड, है ना, माध्य माध्यिका बहुलक, वेरिएंस एंड टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो ये सिलेबस है आपका। तो सिलेबस में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ना। ये पॉइंट आपका तार्किक शक्ति वाला खत्म कर दिया गया है, समस्या समाधान। बाकी तो चीज़ें वही है ना, क्षेत्रमिति है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई सिलेबस तो हमने चलो ठीक है देख लिया कि भाई इतने पॉइंट हैं, हमें याद भी होगा कि हाँ ये सिलेबस है हमारा, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो बात ये आती है कि सर पेपर में अगर हम बात करें 2014 से लेकर 19 तक, तो कैसे सवाल आए हैं। क्या सवाल बहुत टफ थे, बहुत आसान थे, मीडियम लेवल के थे या बहुत इजी थे, इस बात को समझें। किस नेचर के सवाल, किस प्रकृति के सवाल आए हैं, क्या सिलेबस में जो लिखा है वहीं से सवाल निकल के आ रहा है या उसके आसपास से निकल कर आ रहा है, तो इस बात को समझना पड़ेगा और इसके लिए एनालिसिस ज़रूरी है। तो आपको 2 लेक्चर मिल रहे होंगे। ये लेक्चर 1 है, इसमें हम लगभग 2014, 15 और 16 को देखेंगे, और इसके बाद वाले लेक्चर को भी आप ज़रूर देखें जिसमें हम 17, 18 और 19 को डिस्कस कर रहे होंगे। और इसके बाद आपको फिर कंटिन्यू, ठीक है, लेक्चर्स इस पर मिल रहे होंगे जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, मिल रहे होंगे। तो आपके चैप्टर सारी तैयारी होते चलेंगे, ठीक। और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम हमारा 2014 को डिस्कस यहाँ पर करने का है, ठीक है। सबसे पहले 2014 का एनालिसिस किया जाए तो 2014 में आप देखो कि भाई अगर हम बात करें कि 150 नंबर के सेक्शन के अंदर मैथ्स का सेक्शन एक रखा गया है आपका सेकंड नंबर पॉइंट पर। तो भाई 150 नंबर में 5 कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। 5 पॉइंट थे जिनमें अलग अलग आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 1 में आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, ठीक है, और बायोलॉजी था। वैसे ही सेकंड नंबर के पॉइंट में आपका मैथ्स वाला सेक्शन था। थर्ड नंबर में आप देखोगे तो कंप्यूटर है, पर्यावरण, इस तरीके से 5 पॉइंट यहाँ पर बनाए गए थे 150 नंबर में। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई 30 नंबर के आसपास चीज़ें आनी चाहिए, बट आप देखो यहाँ पर तो 50 नंबर में मैथ्स ही पूछा है आपसे 2014 में। मतलब क्या है कि भाई चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर हम अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं कि हमने सोचा नहीं था और 50 नंबर का मैथ्स आ गया। अब जिस बंदे ने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, जिसने मैथ्स तैयार नहीं किया होगा, अब वो यहाँ फंस जाएगा या उसका पेपर, ठीक है, खतरे में होगा, है ना। आप समझ सकते हो इस बात को। तो अपनी तैयारी को हमें सॉलिड करना है। अब तो खैर ऐसा नहीं होगा, अब तो फिक्स है कि 30 नंबर का मैथ्स आएगा। अगर नहीं पढ़ना किसी को मैथ्स तो आप छोड़ सकते हैं कि भाई मैं मैथ्स नहीं पढ़ना, ठीक है, हम कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, वहाँ से हम नंबर गेन कर लेंगे अच्छी खासी, तो हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक। तो अब ऐसा कर सकते हो, अब चॉइस है, पहले तो नहीं थी। अब पहले तो 48 नंबर का मैथ्स आ गया, मतलब आपको अब मैथ्स आता है तो आप सारे 48 नंबर निकाल सकते हो, नहीं आता तो फिर आपको यहाँ से नंबर नहीं मिलेंगे। तो बात ये है सिंपल सी, ठीक। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग मैथ्स तो सबको आता है ना, और हम आसानी से चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमें पता ही नहीं है कि मैथ्स में ये होता है और हमसे नहीं बनता। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आसानी से हम सीख पा रहे होंगे, ठीक। तो देखो 3 नंबर के 2 सवाल पूछे गए थे। तो एक तो नंबर सिस्टम से पूछा गया था जिसमें यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन था, एक प्रोबेबिलिटी का सवाल पूछा गया था जिसमें इलाहाबाद करके एक वर्ड दिया गया था और उससे पूछा था कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक। मेंसुरेशन का एक सवाल आया था, आसान सा सवाल प्रॉफिट लॉस का आया था जो 6 नंबर में पूछा गया था। टाइम एंड वर्क आप देखो उसमें लिखा नहीं है, फिर भी एक सवाल बना है और वो 15 नंबर में बनाया आप देखो। और एक डीआई का सवाल 15 नंबर बना। डीआई तो हालांकि उसमें दिया है बहुत डिटेल में कि डीआई आएगा। तो आप देखो कि नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन 1 नंबर आपका देखो तो 3 नंबर का पूछा, मेंसुरेशन 6 नंबर का पूछा, प्रॉफिट लॉस 6 नंबर का एक सवाल पूछा, टाइम एंड वर्क 15 नंबर का एक सवाल पूछा और डीआई का भी 15 नंबर का सवाल पूछा है, ठीक। इसका मतलब है कि भाई 6 क्वेश्चन पूछे हैं और 48 नंबर यहाँ से हमें बना के दिए, मतलब आप 50 नंबर मान सकते हो। तो 150 नंबर में से 50 नंबर एक बहुत बड़ा स्कोर है, ठीक है, जिसमें आप 4-5 सवालों को सॉल्व कर दें और आप 50 नंबर यहाँ से ले जाएँ सारे के सारे। समझ पा रहे हो इस बात को। तो ऐसे अभी भी होगा कि आप 30 नंबर सारे ले जा सकते हो। आपने 4 सवाल किए, 5 सवाल, 30 नंबर आपके बन गए। 5 सवाल आएंगे ना, 3 सवाल वाले होंगे, 2 सवाल आपके 5 नंबर वाले होंगे, एक आपका 11 नंबर का, मतलब 6 सवाल आए आपके, ठीक है, 6 सवाल आए और आपके 30 नंबर बन गए, ठीक।
तो काफ़ी अच्छा है कि आप इनको सॉल्व करें और यहाँ से नंबर बना लें, है ना। ठीक, तो फ़ायदे वाला सौदा ये है। ठीक, बात कर ली जाएगी भाई 2014 में किस तरह के सवाल आया। तो क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व हम टॉपिक के साथ कर रहे होंगे। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल आपको ये सवाल कराऊंगा कि बता के कराऊंगा कि भाई 2014 का सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो ये बात आप तय है कि मैं सवाल इसको आपको कराऊंगा। ठीक है, बात आती है कि भाई इकाई अंक का एक सवाल पूछा है। तो भाई चर्चा तो करी गई थी सिलेबस में 2014 से 19 वाले में, है ना, कि भाई इकाई अंक या यूनिट इकाई आपको पढ़ना है। तो वहाँ से सवाल आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अभी भी आपसे संख्या 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 और उसके प्रकार वगैरह, तो इसका मतलब अभी भी हमें इसको तैयार करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ भी जाना है, साथ ही साथ डेफिनेशन पर ध्यान देना है। ठीक है, संख्याएं का जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं, संख्याओं के प्रकार पढ़ते हैं, तो उनमें सारी संख्याएं, जितनी भी तरह की संख्याएं होती हैं दुनिया में, ठीक है, उन सब की डेफिनेशन हम पढ़ें, साथ में चीज़ों को समझें। देखो बेसिक के साथ जाना है आपको। जैसे आप स्कूल में चीज़ें पढ़ते थे ना बिल्कुल बेसिक से, वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ्स। यहाँ पर ट्रिकबाजी वाला काम मेंस में तो नहीं है। ठीक है, एसएससी के लिए आप ट्रिक यूज़ करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो यहाँ पर बेसिक से पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। इसीलिए ये मेंस आपका जो है, मेंस में क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो बेसिक के साथ जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पेपर के ऊपर लिखना है। अब आपको आंसर नहीं बताना कि हम ट्रिक लगाएं और 1 सेकंड में आंसर बता दें। तो बेसिक के साथ जाना है, इसका मतलब क्या है कि हमें ठीक से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। ठीक, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, ट्रिक वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, ट्रिक से आप आंसर निकाल सकते हैं, बट आप मेथड से करेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये बात आप समझें। ठीक, सवाल प्रोबेबिलिटी का था, जिसमें इलाहाबाद टर्म आपसे दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि इससे अलग अलग कितने शब्दों को हम बना सकते हैं, संख्याओं में कितने शब्दों को हम बना सकते हैं। ठीक, सिंपल सी चीज़ है, 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, हम देख चुके हैं। ठीक, फिर एक सवाल आपका परिमाप, या आप कह सकते हो कि मेंशुरेशन से आपको दिख रहा है कि एक मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई भी 50 मीटर है। उसके चारों तरफ 6 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते को पत्थर से पूरी तरीके से क्या करना है, ढकना है। यदि पत्थर की लंबाई चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है तो रास्ते को ढकने में कितने पत्थर लग जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, आप एरिया वगैरह निकाल के आसानी से बता सकते हो कि क्या होगा, पर उसकी मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 नंबर का सवाल है। तो भाई आपको मेथड के साथ इसको बताना है कि हमने किस तरीके से एरिया निकाला है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितने टाइल्स या इतने टाइल लग रहे हैं या इतने पत्थर लग रहे हैं, है ना। तो ये सारा कुछ हम मेंशुरेशन में सीखने वाले हैं। तो उस समय आपको ये क्वेश्चन करवाया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई 14 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, प्रॉफिट लॉस का एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आया है, बहुत आसान सा, कि भाई एक दुकानदार ने 11 संतरे 10 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 10 संतरे 11 रुपये में बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो इसकी बहुत सारी ट्रिक है, आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 सेकंड में बता दो कि कितना प्रॉफिट होगा, क्या होगा, है ना। ठीक, बहुत सारे मेथड हैं, 5-7 मेथड तो मैं आपको बताऊंगा क्लास में। ठीक है, लेकिन आप समझें इस बात को कि क्या हम इनको करें, तो हमें तो बेसिक से करना पड़ेगा ना इसको। ठीक है, कि भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उनकी हम डेफिनेशन लिखें कि प्रॉफिट बराबर ये इतना होता है। ठीक है, या प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो हम बताएं कि भाई प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, बराबर जो प्रॉफिट है उसमें हम सीपी लिखें या क्रय मूल्य लिखें, फिर 100 का मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा भाई को। ठीक है, जिससे क्या हो कि आपको सारे 6 नंबर मिल रहे हैं। ठीक, या 5 नंबर में अगर आता है इनकेस तो हम उसको कर रहे हो, तो ये हमारा अप्रोच यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, अब देखो टाइम एंड वर्क का एक सवाल आपसे पूछा गया है, और जो सवाल 15 नंबर में आपसे पूछा गया है 2014 में पूछा गया है सवाल कि 2 आदमी 7 लड़के किसी काम को 14 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 11 दिन में करते हैं। तो बताएं कि 8 आदमी और 6 लड़के उस काम से तिगुने काम को या 3 गुने काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, मैं इसको टफ नहीं मानूंगा, है ना, क्योंकि एसएससी लेवल का सवाल आपको भी पता है किस तरीके का आता है, किस तरीके के एग्जाम में, रेलवे में या ग्रुप डी में कैसे सवाल आते हैं, आपको ये आइडिया है कि भाई सवाल एग्जाम में काफ़ी टफ या काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। बट आप यहाँ समझो कि चीज़ें अभी तक जो चीज़ें हैं वो बहुत टफ नहीं है या बहुत टफ देखने नहीं मिल रही है। हम 19 तक पूरा एनालिसिस करेंगे और आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि चीज़ें बहुत आसान है, इसलिए आप इस सेक्शन को तैयार सबसे पहले करें। ठीक है, और इसमें आपके नंबर सारे के सारे बन रहे होंगे बहुत कम समय में। डीआई के सवाल भी बहुत आसान होते हैं, अगर मैं ये मानूं कि भाई आपको परसेंटेज ठीक तरीके से आता है, रेशो आपको ठीक तरीके से आता है, औसत वगैरह या एवरेज आपको आता है, तो डीआई आपके हाथ में है। ठीक है, बहुत टफ डीआई नहीं आ रहा है, या बैंकिंग का डीआई यहाँ पर नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई सीजीएल में जो सवाल आते हैं वैसा डीआई नहीं आ रहा है कि बहुत टफ चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप देखो कि जो 8th क्लास में या 10th क्लास में स्टूडेंट्स जो चीज़ें पढ़ते हैं, जो सामान्य से सवाल होते हैं, वही आपसे पूछना चाह रहे हैं। वो आपसे ये देखना चाह रहे हैं कि भाई आपसे चीज़ें बनती हैं कि नहीं बनती हैं, आपको इनका नॉलेज है। ठीक, तो यहाँ आपके ज्ञान का लेवल चेक नहीं हो रहा है, यहाँ ये चेक हो रहा है कि भाई आपसे मैथ्स आता है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर इस तरह के सवाल आपको दिए जा रहे हैं। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, आप बिल्कुल इसको कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज, रेशियो और एवरेज आता है। ठीक, ठीक, थोड़ा बहुत भी ये आता है तो भी आप इस सवाल को कर ले जाएंगे, क्योंकि 15 नंबर का सवाल ये है, और एग्जाम में आपसे 15 नंबर में ये पूछा गया है। ठीक, तो इसको हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, फिर इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन आपको निकालने होते डीआई में। तो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सोचो कि भाई 3 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब 15 नंबर आपके बन रहा है, जो डीआई आप सॉल्व कर लो, है ना। कि भाई इसमें पूछा गया है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखो मैंने बोला रेशियो अगर आपसे बन रहा है ना भाई, रेशियो अगर आपसे बन रहा है, देखो
देखो अर्थमेटिक मैथ्स में 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो परसेंटेज, दूसरा रेशो, एवरेज, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने ये कर लिया ना तो पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है। चाहे आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, चाहे आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है। और लगभग हम सारे चैप्टर 10-12 चैप्टर जो भी होंगे तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी डिमांड होगी, आप वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, और आप डिमांड करेंगे कि सर इसको कंप्लीट कराया जाए, तो बहुत बेहतर तरीके से आपको सारे लेक्चर्स में कंप्लीट यहाँ पर करा दूंगा। 10 से 12 जो चैप्टर अर्थमेटिक के हैं उनको मेंस के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेंगे, ठीक। जनरली मैं एसएससी मेंस तक का मैथ्स मैंने पढ़ा हुआ है या पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, आप बहुत बेहतर तरीके से मैथ्स को समझ सकते हैं। आपको कुछ लेक्चर्स में ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये वही क्वेश्चन है आपका डीआई का जो इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, स्लाइड को, और पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो आप इनका थोड़ा सा एनालिसिस जो मैंने बताया उसको आप समझ लेना कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चंस बने, और क्वेश्चन अपने पास आप जरूर रखें, इनको आपको क्लास में ज़रूर कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, 15 में हम अगर देखें तो 15 में आप देख पाओगे कि भाई 3 नंबर का तो कोई सवाल नहीं आया है। 6 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें एक तो परसेंटेज का, एक सीआई का है, और 2 ही सवाल परसेंटेज आपसे आपके 15 नंबर के पूछे गए, जिनमें मेंसुरेशन का है और टाइम एंड वर्क का। अब फिर देखो टाइम एंड वर्क फिर आ गया 15 नंबर में, और यहाँ भी देखो आपके 42 नंबर बन रहे हैं, मतलब 50 के आसपास, और यहाँ भी 4 क्वेश्चन है। अब यहाँ और अच्छा सौदा है, आप देखो कि यहाँ और फायदे का सौदा है कि 4 क्वेश्चन करो और 42 नंबर अपने 45 नंबर बना लो, ठीक है। तो एक तो सवाल परसेंटेज का 6 नंबर का है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का 6 नंबर का है, एक मेंसुरेशन 15 नंबर का है, और एक टाइम एंड वर्क का 15 नंबर का। यहाँ तो डीआई भी नहीं है, ठीक है। तो अब और ईजी है। तो जिनने भी 15 में एग्ज़ाम दिया होगा आप समझ सकते हैं, और जिनका मैथ सेक्शन अच्छा रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, ठीक। चलिए, आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि भाई परसेंटेज का एक सवाल 6 नंबर का आया है। क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है कि कस्बे की जनसंख्या आपको दी हुई है, ठीक है, और इसमें पूछा है कि अगर 5% की दर से वृद्धि होती है तो 2 साल के बाद कितनी होगी। तो आप समझ सकते हैं इस सवाल को कितना आसान ये है। परसेंटेज के स्टार्टिंग में ही आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सिस्टम पढ़ते हैं, या आप इसमें ये देखते हैं, ठीक है, कि अगर हम सक्सेसिव चेंज देखें, ठीक है, या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम देखें, तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपको सवाल मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल पूछा गया जिसको आप 1 मिनट में ही सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, 1 मिनट या उससे कम टाइम में, है ना। अगर ट्रिक से करें तो आप फिर उसको तो 30 सेकंड या उससे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। 5% की टेबल अगर आपको याद है तो आप इसको ओरल भी निकाल सकते हैं, है ना। तो कितना आसान यहाँ पर है, पर हमें क्या करना है, मेथड पर जाना है, तो थोड़ा समय लगेगा और हम इसको डिटेल में बता पा रहे होंगे। 1 मिनट में आप इसको एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखो कि SICI से सवाल आपका CI से आया है कि किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 61 रुपये है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है या मूलधन बताना है। तो जब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि भाई SI क्या होता है, CI क्या होता है, हर एक चीज़ की डेफिनेशन पता होगी, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होंगी, और सवाल भी वैसे बहुत आसान है, तो फिर तो दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। आप 6 नंबर यहाँ से भी आप देखोगे तो बहुत आसान सवाल पूछा गया है, ये भी आपसे बन रहा होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, तो 15 नंबर के 2 सवाल पूछे गए हैं। तो एक तो टाइम एंड वर्क का दिख रहा है आपको ये वाला सवाल, और एक आपको दिख रहा है किसका, परिमाप या मेंसुरेशन का, जिसमें आपसे कहा गया कि एक आयताकार प्लॉट है 13.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा, और इनमें से एक आयताकार टंकी जो है वो 5 मीटर, 4.5 मीटर, 2.1 मीटर खोदी गई है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लॉट के शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है, तो प्लॉट की धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी ये निकालना है। बहुत आसान सवाल है, मेंसुरेशन में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्षेत्रमिति में, ठीक। इसमें हम 2D और 3D दोनों सेक्शंस को देखेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल करने के लिए आपको वॉल्यूम वगैरह और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक। जिसमें 3 डायमेंशंस आपको दिए हैं, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के सवाल है। जिसमें दिया है कि भाई कुछ गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो बताओ उस बड़े गोले का आयतन या, ठीक है, वजन कितना है, या इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो वो आप फिर उसमें पढ़ते हैं 3D वाले सेक्शन में, तो ये हम तैयार करें, ठीक। डी आप देखोगे यहाँ पर तो टाइम एंड वर्क में फिर निरंतर आपको सवाल मिल रहे हैं। यहाँ फिर एक सवाल आपको मिल रहा है टाइम एंड वर्क में कि भाई 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी 7 महिलाएं मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगी, ठीक है। आसान सवाल है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड वर्क के पूरे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे हमें कि भाई कैसे LCM निकाला जाता है, एक दिन का काम कैसे निकलता है, ठीक है, टोटल काम कैसे निकलता है, फिर कितने तरह के सवाल बनते हैं, 10-15 तरह के जो सवाल बनते हैं, उन सवालों का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह का सवाल है तो कैसे सॉल्व, कितने तरीके उसके सॉल्व करने के हो सकते हैं। देखो मेरा तरीका ये है कि मैं पहले अगर आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं पहले बताऊंगा कि भाई इस चैप्टर में बेसिक क्या है, तो 1 या 2 क्लास में बेसिक हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें लगभग आपके 14 या 15 तरह के सवाल बन रहे हैं, और इस तरह के सवाल को आप अगर करोगे तो इसके 4 मेथड ये हैं। तो एक
ट्री के फॉर्म में मैं आपको मैथ्स यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ या मैथ्स आपको बताया जाएगा, जिसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा और चीज़ें बहुत आसानी से दिमाग में सेट हो रही होंगी, एक बार में क्लियर हो रही होंगी। तो हम इस अप्रोच के साथ यहाँ पर जाएंगे। ठीक, यही अप्रोच हम जाएंगे। चाहे हम परसेंटेज में बात करूँ तो मैं पूरे मेथड आपको बता दूंगा कि पूरे है ना, उसमें पूरे टाइप बता दूंगा। परसेंटेज में 17, 18 या 19 जितने भी तरह के सवाल बनते हैं तो ये आपके सामने है। ठीक है, इस तरह के सवाल में कितने सब टाइप बनते हैं तो ये आपके सामने एक ट्री फॉर्म में हम पढ़ रहे होंगे, जिसमें दिमाग में क्लियरिटी ज़्यादा होगी। भाई इसमें परसेंटेज चैप्टर है आपका, परसेंटेज में ये 19 टाइप है, 19 टाइप में फिर ये पहले टाइप के अंदर 3 सब टाइप बनते हैं। तो इस तरह से कुछ हम पढ़ रहे होंगे। उनके मेथड क्या है, तो बेसिक मेथड क्या है और ट्रिकी मेथड क्या है, दोनों हो गए। फिर हम दूसरे पर जाएंगे, दूसरे को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम तीसरे को पढ़ेंगे। तो ऐसे करके जब पढ़ोगे तो जीवन में आपको फिर कभी दोबारा परसेंटेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, एक बार में आपको सारी कहानी क्लियर होगी। चाहे आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, आप चाहे मेंस लिख रहे हो, चाहे उसको प्री में कर रहे हो, सी सेट में कर रहे हो, तो समस्या आपको इसमें नहीं होने वाली है ना। तो इस बात को हम बहुत जल्द समझेंगे। ठीक, चलिए आगे हम 16 को डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद फिर अगले लेक्चर में या अगली क्लासेस के अंदर हम 17, 18 और 19 को चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, 17, 18 और 19 को हम अगले लेक्चर में चर्चा कर रहे होंगे। 16 में भी सिस्टम वही है भाई, 5 सवाल बने हैं। ठीक है, 2 आपके 3 नंबर वाले बने हैं जिनमें मेंसुरेशन डीआई पूछा है आपसे, प्रोबेबिलिटी है डीआई आपसे 6 नंबर में पूछा है, और आपसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। आप एक चीज़ समझो कि डीआई 3 नंबर में भी आ रहा है भाई डेफिनेशन के फॉर्म में, 6 नंबर में भी पूछ रहे हैं और 15 नंबर में भी पूछा है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी ऐसी संभावना है कि भाई 3, 5 और 11 में कहीं भी रख सकते हैं डीआई को। तो हम ऐसा नहीं है कि डीआई को हम 11 में ही तैयार करें या 11 नंबर के हिसाब से डीआई को देख कर चल रहे हैं, हमने कोई डेफिनेशन ना पढ़ी हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना भाई ना। मैथ्स में अब आपको डेफिनेशन भी रटनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट आप पढ़ रहे हो, लॉस पढ़ रहे हो, एसआईसीआई पढ़ रहे हो, तो प्रिंसिपल क्या होता है इसकी डेफिनेशन आप 2 लाइन की याद करो या इसको समझो ना कि कैसे डेफिनेशन बन रही है, प्रिंसिपल क्या होता है, आप लिख पाओ उसको 3 नंबर में ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, एक एग्जाम्पल देकर और अच्छे से उसको क्लैरिफाई कर दो तो 3 नंबर आपके सॉलिड बन जाएंगे बिल्कुल, है ना। तो कैसे क्वेश्चन करना है वो सारी चीज़ आपको लेक्चर के दौरान बताई जाएगी। ठीक है, और आपको कंटिन्यूस में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की सीरीज मिल रही होगी। और अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए, जो भी लिंक्स या नंबर्स अवेलेबल है उन पर आप संपर्क करें। ठीक है, तो आपको आप जो भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम बात कर लें भाई मेंसुरेशन 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, डीआई आपका 3 नंबर का एक ही सवाल है, प्रोबेबिलिटी का 6 नंबर का एक सवाल है, डीआई आपका देखोगे तो 6 नंबर का एक सवाल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का 6 नंबर का एक सवाल है। तो कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 बने हैं और नंबर आपके कितने बन रहे हैं यहाँ पर 24। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 नंबर का कोई सवाल नहीं है तो मार्किंग आप कम देख पा रहे हैं कि हाँ 24 नंबर का पूछा है, पर कहीं ना कहीं 30 के आसपास है। ठीक है, तो क्षेत्रमिति से देखो, अब आप क्षेत्रमिति पढ़ रहे हो और आपको यही नहीं पता कि मेंसुरेशन का मीनिंग क्या है या मेंसुरेशन किसको कहते हैं, एरिया या ये सारी चीज़ें इसमें है या इसके एग्जाम्पल है, तो यही नहीं पता और हम मेंसुरेशन पढ़ लें, पूरा पढ़ लें, तो अब आप फंस जाओगे ना। यहाँ पर 3 नंबर में पूछ लिया, अब आप डीआई पढ़ रहे हो और आपने नहीं पढ़ा कि द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, या आपने इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी तो भी आप फंस जाओगे। प्रोबेबिलिटी आप पढ़ रहे हो और आपने उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। भाई सीधे पूछा आपसे संभावित बात पर टिप्पणी लिखें, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी बताएं। ठीक, तो दिक्कत आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं होने वाली है। तो इसलिए हम चीज़ों को डेफिनेशंस के साथ पढ़ाएं, बहुत बेसिक से पढ़ाएं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना कि जो स्कूल वाला अप्रोच है उसको हमें लाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उससे मैथ्स हमें तैयार करना पड़ेगा और उसी अप्रोच के साथ हम यहाँ पर मैथ्स पढ़ रहे होंगे। ठीक, डेफिनेशंस पर चर्चा करें, एग्जाम्पल्स देखें, बिल्कुल बेसिक समझें 2-3 क्लास में, फिर कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल करें, फिर कुछ अच्छे लेवल के सवाल करें, फिर हम क्या करें कि जो मेंस में सवाल पूछे हम उन सवालों को हम करें और सारे तरह के सवालों को देखें। भाई कोई भी सवाल बन सकता है, ये बात तय है। ठीक, समझ रहे हैं आप इस बात को। ठीक है, तालिका की सहायता से आंकड़ों की व्याख्या करें, 6 नंबर में ही पूछ लिया डीआई का, देख लो आप, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल। ठीक है, फिर एक सवाल फिर आपको सीआई का मिल रहा है कि 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। इस बार आपसे अंतर पूछ लिया, पिछली बार अंतर दिया था और प्रिंसिपल पूछा था। तो जितने टाइप बनेंगे ना, मैं पता क्या रहा हूँ आपसे कि सीआई में जितने भी आपके 20-25 टाइप बनते हैं उन सारे टाइप्स को डिस्कस करा आपको देंगे। ठीक है, कि भाई इतने टाइप बनते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसका बेसिक ये है, इसकी ट्रिक ये है। तो मैथ्स आपको कभी परेशान नहीं करने वाला फिर। ठीक है, इसी के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं या इस वीडियो को एंड करते हैं, और एक नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम आगे के 3 पेपर को डिस्कस करेंगे। और इनको आप ज़रूर देखें क्योंकि ये एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, जो आपकी तैयारी को और बेहतर कर पा रहा होगा या आपकी तैयारी में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, और आगे अगर आप इस पर कंटिन्यू वीडियोज़ चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट वगैरह करें। ठीक है, कमेंट कर आप बताएं कि आपको मैथ्स इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम यूनिट नंबर 5 को पूरा इसको कंप्लीट कर पाएँ यूट्यूब पर। ठीक है,